Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, this is your mathematics platform for 11th 12th IIT JEE Foundation NDA and for all competitive exam like as CBSE, like as SSC, Bank, Railway, TET, इन सभी के लिए बेटा ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस पे मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था। नाउ आई एम रेडी फॉर अपलोडिंग द वीडियो। मैं रेडी हो चुका हूँ बच्चों। अब स्टार्ट करूँगा और एक चैनल आपका लगातार कंटिन्यूसली वर्क करेगा जिस पे आपको रेगुलर 11th के 12th के फाउंडेशन और एनडीए लेवल के मैथ्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज सभी मिलेंगे, कंसिस्टेंट मिलेंगे आपको। इसके अलावा टारगेट बेस्ड आईआईटी के भी वीडियोस आपको मिलेंगे, प्लस सीएसआईआर नेट की जो मैथ्स की तैयारी करेगा उस पर मिलेगा। उन सब की वीडियोस मैं खुद बनाऊंगा बच्चों आपको, तो आप बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लोगों से बताइए, शेयर करिए। मैथमेटिक्स का A to Z सभी वीडियोस यहाँ पे मिलने वाला है। मैथमेटिक्स का एसएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, जेईई, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सीपीएम, जितने भी एग्जाम होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब के लिए मैथ्स का ए से लेके जेड तक कुछ भी छूटने वाला नहीं, सबका सब मिलने वाला है। बेटा मैं सबका सब स्टार्ट करने वाला हूँ, रेगुलर आपको मिलेगा, इसलिए सब बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी जस्ट टर्म 1 का एग्जाम हुआ, सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट कराया है क्लास 12th का, तो टर्म 2 उन्होंने स्टार्ट कर रखा हुआ है। टर्म 2 में मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है वो इंटीग्रेशन है, कैलकुलस का पार्ट है। तो बच्चों आज इंटीग्रेशन में स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा। क्या डिफिनेशन है, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसके अप्रोच है और कितने मेथड होते हैं इसके सॉल्व करने के और कितने टाइप होते हैं। बाकी आपको पार्ट वाइज लेक्चर रेगुलर अपलोड होते मिलेंगे। कल नेक्स्ट आपको वीडियो पार्ट 2 में इंटीग्रेशन का मिलेगा। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हेडिंग डालिए बच्चों, आप स्टार्ट करिए इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आपका टॉपिक है बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक नेम, क्यों इसका नाम पड़ा इंटीग्रेशन है, या व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड दिस टॉपिक, इसके पीछे का क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी मीनिंग है, वो समझने की जरूरत है। तो बच्चों इस बात को समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन इसका नाम पड़ा हुआ है, वो कैसे नाम आया, वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन से आया। कैसे आया इस बात को समझिए। एक्चुअली बेटा ये इंटीग्रेशन जो है इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का जिसका आप डिफरेंशिएशन कर चुके होते हैं उसका एक रिवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन वापस फंक्शन पे लाने का, वो है इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है उससे वापस आप क्वेश्चन से आंसर पर जो जा चुके हैं वापस आप क्वेश्चन पर आ जाएंगे। मतलब अगर किसी फंक्शन f(x) का अगर कहा जाए डिफरेंशिएशन हो चुका है और डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको मिला कैपिटल f(x), तो आप वापस आ जाएंगे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो f(x) कैपिटल f(x) से वापस स्मॉल f(x) पे लाए, वो इंटीग्रेशन कहलाता है बच्चों, वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल ये होता है। और एक्चुअल में इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वेरिएबल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये x है तो x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, तब ये जाके मुझे कैपिटल X मिला बच्चों। इसका मतलब कैपिटल f(x) इंटीग्रेट होगा तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये बताना जरूरी है। इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में होगा और ये आंसर आपका f(x) देगा। समझिए इस बात को, ये आंसर आपको f(x) देगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसके आगे लगा हुआ, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन करना। dx क्या रिप्रेजेंट करता है, d का मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जिसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो चुका है। ये dx रिप्रेजेंट करता है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जिसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो चुका है। तब आंसर क्या आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) आया था स्मॉल f(x) फंक्शन के टर्म में है।
और एक बात और आती है बच्चों यहाँ पर कि अगर मैं तुमसे कहता यहाँ पर fx की जगह पे प्लस सी रहता, कांस्टेंट टर्म में रहता, तो भी उसका डिफरेंशिएशन कैपिटल x आता, fx आता। तुम कहते क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब मैं पूछूं आपसे कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx से स्मॉल fx के अलावा fx प्लस c होगा, तो हाँ स्मॉल fx प्लस c भी होगा। केवल fx भी हो सकता है, स्मॉल fx प्लस c होता है, और c क्या है? इंडेफिनिट है, हमारे लिए फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम इंडेफिनिट कांस्टेंट देते हैं। और इंडेफिनिट कांस्टेंट होने की वजह से इस इंटीग्रेशन का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी पड़ेगा। इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन है क्या? डिफरेंशिएशन का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है उस फंक्शन का एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिससे वापस आप फंक्शन पे पहुंच सके, वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो एक्चुअल में ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन होता है उसको आप डेरिवेटिव कहते हैं, उसका इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन या एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। इसका एक नाम और है बच्चों एंटी डेरिवेटिव, इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा चलो एंटी डेरिवेटिव तो आप समझ लो, क्योंकि डेरिवेटिव का जो उल्टा होगा एंटी ऑपरेशन होगा, एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप समझ लेंगे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। लेकिन एक और नाम है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई इससे लेना देना नहीं है, रिलेशन नहीं मिलेगा, वह है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी बोलते हो, अगर बोल दिया जाए फाइंड आउट द प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू द x, तो आप परेशान आ जाएंगे। क्या है इस बात को समझिए। तो इंटीग्रेशन क्या है? छोटा छोटा पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम करेंगे। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक? यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा, उसी का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। यानी जिस फंक्शन का एंटी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक? दूसरी बात, इसका नाम एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव भी है, क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा, एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर कंफ्यूजन है तो यहां मैं दूर कर देता हूं, क्या है? या इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे अगर आपसे कोई कहे 2 * 6 = 12 है, मैं कहूं 2 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया? 6 मल्टीप्लाई किया 12 मिला आपको। अगर मैं कहूं इस 12 के साथ ऐसा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन 6 को लेके करूं कि 2 पर वापस पहुंच जाऊं, तो डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 2। तो क्या किया आपने? डिवाइड किया, या ऐसे लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 2। तो आपने क्या किया? इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मल्टीप्लाई का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड किया। सिमिलरली अगर तुमसे कोई कहे 4 + 8 यू विल गेट 12 है, क्या करें? 12 के साथ 4 मिले तो -8 यू विल गेट 4। यानी प्लस का, एडिशन का सब्ट्रैक्शन है एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन या इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अलावा बहुत सारे हैं बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, आप कहोगे। अगर मैं आपसे कहूं इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो π/4 यू विल गेट 1। तो एक्चुअल में ये क्या था? ये क्या था? ये एंगल था, और ये आपने क्या निकाला? वैल्यू निकाला। और ऑपरेशन कौन सा किया आपने? मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा किया? टेंजेंट लिया, tan लिया आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन tan π/4 की वैल्यू 1 होती। अब वैल्यू 1 की मैं बात करूं, हां वैल्यू ज्यादा खा के मोटा हो गया, इसके शर्ट की बटन खोल ले। अब अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे लॉकडाउन में वैसे भी 1 साल बैठ के खाया हूं। अभी बात ये निकल के आई कि वैल्यू 1 है। अब 1 के साथ ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं कि वापस एंगल में पहुंच जाऊं? ध्यान दीजिएगा, वैल्यू 1 को ले लिया और वापस आंसर π/4 पे आना है, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन tan के ऊपर एक इनवर्स लगा देंगे, बोलेंगे tan का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन tan इनवर्स है, जो हमें वैल्यू से वापस एंगल पे लाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। और भी है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि y = log ऑफ बेस ax, एक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन log ऑफ बेस ax है, तो इसका इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है x = a⁴y, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। log का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। फिलहाल हमें log नहीं पढ़ाना है। इसी तरीके से डेरिवेटिव का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से कांसेप्ट इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगर नहीं जानते तो समझ में आ गया।
क्लियर? तो नाम से कुछ क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। अब आते हैं इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग पे और इसके टाइप पर। इस बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक्चुअल में है क्या इंटीग्रेशन? अगर मैं कहूं किसी फंक्शन f(x) का, ध्यान से यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं किसी फंक्शन f(x), एक मिनट माइक खुल गया है, ठीक है, माइक नहीं अगर क्लियर रहेगी तो आपको आवाज नहीं जाएगी, और आवाज नहीं जाएगी तो कोलाइड होगा। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फंक्शन f(x) का किया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, और सपोज किए f(x) आया बच्चों, ठीक। अब मैं कहूं आपसे कि डिफरेंशिएशन करिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, डिफरेंशिएशन करिए स्मॉल f(x) प्लस एनी कांस्टेंट k विद रिस्पेक्ट टू द x, तो आप कहेंगे फिर डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) ही आएगा, क्योंकि k कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू द x प्लस 4, तो आप तभी भी बोलेंगे कैपिटल f(x), ये बोलते जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन f(x) प्लस 10 टू द पावर 10, देन यू विल से आप कहोगे f(x), यही हर केस में डिफरेंशिएशन f(x) है। जबकि चेंजेस क्या किया आपने, f(x) में कांस्टेंट k ऐड किया, कांस्टेंट 4 किया, मान लो सब्ट्रैक्ट होता माइनस कर देते तो भी इसकी वैल्यू यही आती, माइनस रखते तो भी यही आती, यानी किसी कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैपिटल f(x) है। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम आपसे कहें इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए एंटीडेरिवेटिव का और कैपिटल f(x) लिखिए, और ये dx क्या बताता है कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपने किया है वो x है, यानी जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है x के रिस्पेक्ट में, और ये मान लीजिए बेटा कि इसके अकॉर्डिंग स्मॉल f(x) आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, यहां से ये मिला, यहां से अगर हम करेंगे कैपिटल f(x) dx का इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे बेटा f(x) प्लस k आएगा, और इंटीग्रेशन में अगर मैं कहूं f(x) dx इसके अकॉर्डिंग करूं तो यहां से आप बोलोगे f(x) माइनस 4, और सिमिलरली यहां से आप बोलोगे f(x) dx का इंटीग्रेशन f(x) माइनस 10 टू द पावर 10। अब मामला क्या खड़ा होता है, इंटीग्रेशन एक आंसर मल्टीपल, इंटीग्रेशन एक आंसर मल्टीपल, ध्यान से देखिएगा, लिसन केयरफुली व्हाट आई से, आंसर इज मल्टीपल एंड इंटीग्रेशन इज वन। इंटीग्रेशन एक है, मल्टीपल आंसर है, तो मल्टीपल आंसर कहां मिल रहे हैं, पहले एक बात ध्यान से देखिएगा, फंक्शन सब में कॉमन है, यहां पर भी फंक्शन है, यहां पर भी फंक्शन है, यहां पर फंक्शन है, यहां पर भी फंक्शन, डिफरेंसेस किधर है, द डिफरेंसेस इज दैट k 4 और 10 टू द पावर 10, ये डिफरेंसेस हैं ड्यू टू द कांस्टेंट, और डिफरेंट कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट क्या है, फिक्स नहीं है, तो कांस्टेंट बट इट इज नॉट फिक्स, यानी मनमाने तरीके से कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, इस बात को समझिएगा। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट क्या है मैं कह नहीं सकता, यू कैन नॉट से, या कोई नहीं कह सकता क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे 10 टू द पावर 1000 भी कह सकते, तो ये कांस्टेंट डिफाइन नहीं बट है ये कांस्टेंट। तो करते क्या है बेटा कि इस कांस्टेंट के फिक्स ना होने की वजह से, फिक्स ना होने की वजह से, एग्जैक्ट कांस्टेंट ना मिल पाने की वजह से एक फाइनल फार्मूला बनाते हैं, वो फाइनल फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) का ये लिखेंगे बच्चों, कैपिटल f(x) dx इज इक्वल टू स्मॉल f(x) और प्लस c ऐड करके छोड़ दें। अब c क्या है, c वही चीज है जो कांस्टेंट यहाँ पे फिक्स नहीं था, डेफिनेट नहीं था, निश्चित नहीं था, इनडेफिनेट था। देखो k 4 10 टू द पावर 1000, तो कोई भी कांस्टेंट जो डेफिनेट नहीं है, क्या है, इनडेफिनेट है, वो k है, सॉरी c है, और c से रिप्रेजेंट करने के लिए लिख के छोड़ देंगे। तो c है क्या, इसमें हर बार यही करेंगे, क्योंकि अच्छा आप कहोगे यहाँ पर कोई नहीं था जिसके लिए गलत है, नहीं बेटा यहाँ पे 0 तो कांस्टेंट रहा होगा, कोई कांस्टेंट है, वो कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो कांस्टेंट, स्पेशल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, मतलब एक बीच की कड़ी है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। समटाइम्स पहले सपोज करने से पहले ये क्या था, कुछ भी था, वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, और जैसे आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, लिख दिया, तभी बदल नहीं सकता
है तो कांस्टेंट लेकिन बदला नहीं है, यानी ये डिफिनिट नहीं था, इनडिफिनिट है, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इनडिफिनिट कांस्टेंट। पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझिए, इनडिफिनिट कांस्टेंट इसका नाम है। Also you can say that in other language set theory में आप पढ़ चुके होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, या रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हो तो इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नाम दे सकते हो। ये एक्चुअल में डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट कांस्टेंट है, और इस इनडिफिनिट कांस्टेंट को हर बार इंटीग्रेशन में लाएंगे, तब क्या हर बार इंडिफिनिट वैल्यू मिलेगी? नहीं। ध्यान से सुनो, एक दो टाइप के इंटीग्रेशन रहेंगे बच्चों, जिसमें इंडिफिनिट कांस्टेंट नहीं आएगा, डिफिनिट होगा। इस कांस्टेंट की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन से, उसमें लिमिट दिया गया रहेगा बेटा, उस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसमें इनडिफिनिट कांस्टेंट आने की वजह से इसका नाम रहेगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो पहला चैप्टर है बच्चों इंटीग्रेशन में, दो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक रहेगा बेटा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा आपका रहेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक्चुअल में कुछ नहीं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आने वाला है, यानी उसकी कोई डिफिनिट वैल्यू आएगी, कैसे आएगी हम बताएंगे, उसमें लिमिट गिवन रहेगा, कहां से कहां के बीच में इंटीग्रेट करना, ये सब गिवन रहेगा। तो आपको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों आता है, ड्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हो कि क्यों इसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चों मैं इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको अभी रन करने जा रहा हूं बच्चों, और यहां से हेडिंग डालिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हेडिंग डालिए आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और स्टार्ट करता हूं। बने रहिए चैनल पे, मैं एकदम कंटिन्यू और रेगुलर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाऊंगा। आपने बहुत यूट्यूब पे चैनल पढ़े होंगे, अब धड़ा मैं ऑफलाइन काम पे फोकस कर रहा था, ऑनलाइन फोकस नहीं कर रहा था। अब देखिएगा किस तरीके से मैं अप्रोच और कांसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा, और जेई मेंस बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से एकदम पीक लेवल तक चलेंगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और पढ़ते रहेंगे बच्चों। अब हेडिंग डालिए आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों आपने इसका नाम लिया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों है, अपने एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन is known as indefinite integration due to the presence of indefinite constant, due to the presence of indefinite constant। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में नोट्स लिख दे रहा हूँ, due to the presence of indefinite constant, indefinite constant बेटा प्रेजेंस हुआ, इसकी वजह से नाम है इसका indefinite integration। दूसरी बात, हर बार क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंबल लगाएंगे, कोई फंक्शन है मान लो f(x) और dx, इसका इंटीग्रेशन f(x) आ रहा है बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे c। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी और छोटी सी बात, इस बात को समझिए कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग क्या है, या डिफिनिट इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग क्या है। जैसे डेरिवेटिव की फिजिकल मीनिंग क्या थी, डेरिवेटिव में अगर आपने किसी फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन कर दिया f(x) के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा f'(x), क्लियर। और f'(x) एक्चुअल में क्या था, मान लो पॉइंट x a पर आपने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे x a पर आपने f' में a पुट कर दिया, तो ये है क्या, मानिए कोई कर्व है, समझिए इस बात को, मानिए कि कोई कर्व है हमारा, इस तरीके से कर्व है, और x a, यहाँ पर कोई पॉइंट, मैं डिफरेंशिएशन की पहले इसकी मीनिंग बता रहा हूँ, x a है, तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पे जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा a का मान fa होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, fa होगा, और f' a एक्चुअल में देगा क्या, इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप देता है। f' a क्या देगा, इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट f' a क्या देगा, पॉइंट x a से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप देगा इस कर्व। यानी अगर मैं कहूं f'(x) क्या है, उस स्लोप का लोकस इक्वेशन है, जो इस कर्व पे कहीं भी मूव करेंगे टेंजेंट मिल जाएगा, यानी x यहाँ पे मैंने कहा 2 है मान लो पॉइंट,
इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 2, f2 होगा और यहां से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप ये f'2 देगा बच्चों। क्लियर? मान लो ये पॉइंट 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप f'4 देगा। यानी जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो डिफरेंशिएशन से आएगा। यही डेरिवेटिव की फिजिकल मीनिंग, मेन मीनिंग यही है। इसी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ये सब इसी अप्रोच से आए हैं। तो मेन फिजिकल मीनिंग इसकी ये है। तो इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग बच्चों आप समझ लो क्या है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब समझिए, किसी भी फंक्शन की फिजिकल मीनिंग इसकी समझिए आप, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग क्या है? ये जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उस एक्सिस के और उस फंक्शन के कर्व के बीच का जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया भी देता है। मतलब करता क्या है इसका फिजिकल मीनिंग? मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) है और इसका इंटीग्रेशन आपने x के रिस्पेक्ट में किया है। ध्यान समझिए, मान लीजिए ये कर्व है, फंक्शन f(x) का ये कर्व है और इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा, ये x एक्सिस है और ये कर्व ऑफ फंक्शन है, इसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है, ये मैं जो लाइन खींच रहा हूं, इसके बीच का एरिया दे देगा। क्या दे देगा? एरिया दे देगा। समझिए इस बात को। यानी फिर से देखिए, मान लो ये sin x का मैं कर्व बना देगा, फंक्शन है f(x) = sin x और इसका कर्व आपको पता है sin x का कर्व क्या होता है, ठीक। और अगर मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां से यहां के बीच, यहां से यहां के बीच का जो रीजन है, इसका एरिया x एक्सिस और sin x के बीच का फंक्शन जो है, फंक्शन x = sin x है, ये क्या है बेटा? 0 है और ये क्या है? मान लो π/2 है यहाँ पे और ये पाई है, ये पाई है। इसके बीच में x एक्सिस और इस कर्व के बीच में बाउंडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो यहाँ पे देखिए आप इंटीग्रेशन लिखेंगे sin x dx। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बाउंडेड रीजन था उसका कर्व फंक्शन कहां से कहां गया, कुछ डिफिनिट नहीं था, फिक्स नहीं था, इंडेफिनिट था। कहां तक गया मुझे नहीं पता था, इसलिए बेटा इसका जो सिंबल लगा और इसका जो आंसर है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा प्लस c के साथ है, क्योंकि इसका जो बाउंडेड रीजन का एरिया है वो डिफिनिट नहीं है, बट इसका एरिया डिफिनिट है, फिक्स है। यहां से यहां के बीच में तो करेंगे क्या, यहां से एक इसके नीचे लोअर लिमिट लगाएंगे 0 और यहां x एक्सिस पे बता रहे हैं कि अपर लिमिट ऊपर लगाएंगे, अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं बच्चों। हाँ, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट बोलते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे sin x dx के रिस्पेक्ट में, तो इस बाउंडेड रीजन का एरिया मिलेगा और इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इस कर्व और इस एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो रीजन है उसका एरिया बाउंडेड है, जो बाउंडेड एरिया है वो डिफिनिट है, फिक्स है। तो उसका जो आंसर मिलेगा 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन, जो आंसर मिलने वाला है वो एक डिफिनिट और फिक्स एरिया मिलने वाला है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे और जिसके कर्व की कोई लिमिट नहीं है, कहां से कहां के बीच में एरिया निकलेगा नहीं पता है, ऐसे चलता जाएगा, उसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा प्लस c इनडिफिनिट वैल्यू लेके ऐड करके आएगी। समझे बच्चों? फिर से देख लो, अगर मैंने कहा ये कर्व है, इस तरीके से मूव ऑन कर रहा है और x = मान लो ये पॉइंट A है, ये है पॉइंट B है और इसके बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। मान लो ये फंक्शन था, तो आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन f(x) dx करेंगे और लोअर लिमिट यहाँ पर a है, यहाँ पर अपर लिमिट बड़ी वैल्यू b है, a से b के बीच के जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालना, इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया निकाल कर दे देंगे। बात समझ में आया? और अगर a को हटा देंगे, लिमिट नहीं लेनी है, तो करेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक इनडिफिनिट, रीजन ही डिफिनिट है, डिफाइन नहीं है कहाँ तक, बस चलते जाइए, a से b हटा दीजिए और यहाँ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसका आंसर देगा। आंसर देगा वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि c देगा ऑलरेडी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि इसकी फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है। कहाँ से आएगा उसको हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व करेंगे, बस समझते रहिए। तो इसकी फिजिकल मीनिंग समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन देता है क्या करता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर एक्सिस बदल देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है। इस बात को समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन करिए बच्चों f(x) का, सॉरी
दूसरा फंक्शन लेते हैं। अभी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिए थे, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y लेते हैं। फंक्शन f ऑफ y का तो dy के रिस्पेक्ट में कर दिए। हाँ, ये एक्चुअल में क्या देगा, एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन f y बिटवीन एक्सिस y एंड द कर्व ऑफ फंक्शन, इसके बीच का देगा। मतलब मान लीजिए ये y बेटा x यहाँ पे है, ये y सॉरी हाँ यहाँ पे x है, यहाँ पे y होता है, तो x को ही y बोलेंगे और यहाँ पे बच्चों आपका y है, तो इसके बीच में y एक्सिस और इस कर्व के बीच का जो रीजन बाउंडेड होगा उसके बीच का एरिया मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर मैंने लिमिट डिफाइन कर दिया, लिमिट डिफाइन का मतलब a से b के बीच की बात करें, यहाँ से यहाँ के बीच के रीजन का एरिया निकालना y एक्सिस के और इस कर्व के बीच में, तो a से b के बीच में आप इंटीग्रेट करेंगे तो यही एरिया मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलने वाला है, उस बात को समझ लेंगे। ठीक, अब बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे जो बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का, पहला फार्मूला अलजेब्रिक फंक्शन का, जहां से हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फार्मूला बच्चों आपका है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c लिखेंगे क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। पहला फार्मूला आपका बच्चों ये है। ये कैसे, कहां से है समझिए। अगर हम आपसे कहेंगे बच्चों कि डिफरेंशिएशन करिए x पावर n का d की x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ द x पावर n विद रिस्पेक्ट टू द x, तो यू विल गेट, हमें मिलेगा n into x की पावर n minus 1। आपको क्या मिलने वाला है, n into x की पावर n minus 1। अब देखिए इसी का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है भैया, इसी का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, इंटीग्रेशन। यानी अगर मैं आपसे कहूं n into x की पावर n minus 1 into dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x की पावर n आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमको बनाना क्या है, यहाँ पर n बनाना है, इंटीग्रेशन x पावर n का फार्मूला निकालना है, तो यहाँ x पावर n बनाना है, तो करेंगे क्या, इसे n को लाएंगे यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ से छुटकर यहाँ पर पहुंच गया। अब n minus 1 है, यहाँ पर लाना क्या है, n लाना है, तो पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, n minus 1 की जगह पे n पुट कर दिए, 1 ट्रांसपोज हुआ तो ये n plus 1 हुआ। यानी n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n plus 1 पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद क्या बना बच्चों आपका, इंटीग्रेशन x पावर n minus 1 की जगह x पावर n dx इज इक्वल टू यहाँ पर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रखेंगे, n की जगह पे n प्लस 1 और लास्ट में आप ऐड कर दीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्यों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बच्चों अगर हम इसका प्लस c का भी डिफरेंशिएशन किए होते तो यही आता, इसलिए हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये पुट करेंगे। तो पहला बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास सामने अलजेब्रिक फंक्शन का ये। ठीक, अब समझिए इस बात को। मतलब अगर आपसे कहा जाए x पावर 6x dx का इंटीग्रेशन करिए तो x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस का c, यू विल गेट x पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए x की पावर माइनस यहाँ से 1 अपॉन x स्क्वायर dx करिए, एक स्टेप ऊपर चलिए आप, x पावर माइनस 2 इंटू dx, x पावर माइनस 2x dx इसका इंटीग्रेशन करना है, x पावर माइनस 2x का n की जगह क्या है माइनस 2 है, तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों आपका x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस का c, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का c, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस 1 अपॉन x प्लस का c आ जाएगा। तो ये आया x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन। अब मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इज दिस फार्मूला ट्रू फॉर एवरीवन, सॉरी इज दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर एवरी पावर ऑफ x की किसी भी पावर के लिए ट्रू है, तो नहीं, इस बात को समझिएगा। नहीं, पॉजिटिव के लिए आपने देखा, नेगेटिव के लिए देखा x की पावर के लिए, लेकिन क्या ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं ट्रू है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, -1 के लिए ट्रू नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं ट्रू है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है आंसर, n प्लस 1 है। अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू -1 यहां पुट करेंगे तो -1 डिनोमिनेटर में x की पावर n प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस का c, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन अनडिफाइंड तो दिया है नहीं, इंडिपेंडेंट है, अनिश्चित है, लेकिन है तो एरिया अनडिफाइंड तो है नहीं। इंटीग्रेशन की जो प्रिंसिपल
इसमें मीनिंग है। तो अनडिफाइंड हो जाता है n की किस वैल्यू के लिए, तो n की वैल्यू -1 के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नोट लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करके बताता हूँ। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए बच्चों, आप यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या फार्मूला बॉक्स से कर दूंगा कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इट इज ट्रू फॉर एवरी पावर ऑफ x एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर n डज नॉट इक्वल टू द -1। समझ गए? ये आपका रूट फार्मूला है इंटीग्रेशन का। मतलब ये ट्रू है, x की किसी भी पावर के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट -1 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अनडिफाइंड। अब बात आती है तो क्या n इज इक्वल टू -1 के लिए कोई फार्मूला नहीं है? फार्मूला बच्चों कौन सा फार्मूला है? अगर मैं दूसरा फार्मूला जनरेट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x पावर -1 dx के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या मैं इसको 1/x dx लिख सकता हूँ? अब जरा सोचिए, इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x का x के रिस्पेक्ट में रिवर्स जाइए, टर्म 1 में आफ्टर डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ रखा है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x है? तो बच्चों वो है log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू द x 1/x होता है। बच्चों इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब 1/x dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या मिलेगा आपको, log x मिलेगा। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे log x प्लस c का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भी 1/x होगा, इसलिए आंसर log x प्लस c लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला है बच्चों log x प्लस का c। क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू हैव नो कंफ्यूजन विद दिस। अभी बात और समझिए, log क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को log क्या है? log में बेस कुछ नहीं लिखा है, तो बेस की रहा होगा 2.73 एक्चुअल में e की वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, 2 से 3 के बीच में है, वो 2.73 के आसपास में है। जिसमें कुछ बेस नहीं है log में, उसका बेस e होता है, यानी log बेस ex को केवल log भी लिखते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ln जो लिखते हैं वही log। ठीक है, बेस e यानी 2.73 के आसपास जो बेस है उसको ये log मिलते हैं, और इसका इंटीग्रेशन ये। क्लियर? बेस ax का दूसरा इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा कि क्या इसके लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका 1/x है ना, 1/dx को सीधे log, और log x लिखेंगे तो log x में मॉड लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि log का डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं एक बार log फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। y = log of x कोई फंक्शन है, तो यहाँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, या a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और x क्या होता है, नॉन नेगेटिव होती। ये तीनों चीज log लेके चलता है। और log के लिए log का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको समझ लीजिए। अगर log नहीं आता तो आपको कभी मैथ्स नहीं आएगी। चाहे छोटे एग्जाम की बात करूं, चाहे बड़े एग्जाम की बात करूं, एसएससी बैंक रेलवे से लेके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में log का अप्रोच लगने वाला है। क्यों लगने वाला? क्योंकि log के बिना बड़े लेवल की कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। और log पर बेस आईआईटी लेवल की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो log फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, यहाँ तक कि बायो के लिए भी जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बिना log के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो log बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को समझिए। तो ये है हमारा दूसरा वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। हमने अभी बच्चों 2 फार्मूलों को डिस्कस किया है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा कि आगे के फार्मूले पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। एक तीसरी बात आप समझ लीजिएगा। तीसरी बात ये है कि इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर फंक्शन, जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर फंक्शन समझिए, लीनियर फंक्शन क्या है? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था, वही लीनियर फंक्शन है। अलजेब्रिक लीनियर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अलजेब्रिक लीनियर फंक्शन fx = ax + b का फॉर्म है। लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1। लीनियर फंक्शन ax + b, x और n कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा n और x एक जैसा दिखता है, कोशिश करूंगा अलग अलग लिखिए। हाँ, तो लीनियर फंक्शन fx = ax + b है, ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमेशा इंटीग्रेशन में
बिहेव्स एज लाइक एज अ x की तरह बिहेव करेगा लाइक एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट कहोगे आप, क्यों सर, व्हाट इज द मेन रीजन? तो मेन रीजन मैं अभी आपको समझाता हूँ। मतलब अगर यहाँ पर सीधे मैं पुट करूंगा एक्सटेंशन फार्मूला 1 का फार्मूला 3 में बना रहा हूँ, यानी मैं कहूंगा ax की ax प्लस b की पावर n dx का इंटीग्रेशन करिए, तो आप कहेंगे सर x की जगह ax प्लस b बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक एज x, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे सीधे पुट करेंगे ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और नीचे बच्चों एक बार x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें a और प्लस का c लिखेंगे। क्लियर, ये करेंगे। और आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी दूसरे वाले फार्मूले का एक्सटेंशन फार्मूला नंबर 4 में बना रहा हूँ, यानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b, सॉरी ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी log मॉड में ax प्लस b x की जगह पुट कर देंगे, सीधे x की जगह पुट करेंगे, log मॉड x प्लस c लिखेंगे, बट यहाँ a को डिवाइड करेंगे, यानी x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी ये जो हमारा x है ये जो बिहेव कर रहा था उसी तरह से लीनियर फंक्शन बिहेव करेगा। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मेन रीजन क्या है, अभी मैं आपको केवल फार्मूला बता रहा हूँ। जब टाइप ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा तो पहले समझिए इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन का टाइप क्या है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट मेथड में यूजिंग फार्मूला है, तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चौथा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पांचवा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये 5 मेथड है, हालांकि बुक में आपको 4 ही दिखेगा, डायरेक्ट मेथड कोई मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस 1 या 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आएंगे उनको मैं डायरेक्ट मेथड से कह सकता हूँ। तो मैं उसको डायरेक्ट मेथड से अलग 5 टाइप बता रहा हूँ, लेकिन है 4 ही मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये सब है। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का कांसेप्ट है। करते क्या है बेटा, इसका वेरिएबल ही बदल देते हैं। अगर हम आपसे कहें लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, कोई वेरिएबल ले लीजिए, जनरली t सब वेरिएबल लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन टाइम हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये बचे a और b का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dt इज इक्वल टू a इनटू dx, यानी a को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो a यहाँ चला आएगा, dx की जगह पे आप dt बाई a पुट कर सकते हैं, dx की जगह पे आप dt बाई a पुट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपका एरो बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पे t की पावर n लिखा आपने, ax को t माना है, ax प्लस b को t की पावर n, और dx की जगह पे आप 1 बाई a dt लिखेंगे बच्चों। 1 बाई a कांस्टेंट है, 1 बाई a कांस्टेंट है, तो 1 बाई a को यहाँ आप लिखेंगे और t की पावर n dt लिखेंगे। अब यूजिंग दिस फार्मूला यानी ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूले से आप सीधे इसको 1 बाई a t की पावर n प्लस 1 प्लस का c लिख सकते हैं, सॉरी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो 1 बाई a नीचे बना रहेगा, n प्लस 1 रहेगा, t की वैल्यू जो आपने सपोज कर रखी थी उठा पुट कर दीजिए, क्योंकि t आपका वेरिएबल नहीं था x, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 प्लस का c, इस तरीके से है। सिमिलरली log वाला भी है बच्चों। क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे t ले लीजिए, वही चीज ऑलरेडी लेट t कर लीजिए, ax प्लस b की जगह पे ये 1 बाई t हो गया, और dx की जगह पे dt बाई a करेंगे, बस 1 बाई a को बाहर कर लीजिए आप, 1 बाई t dt। अच्छा कैसे बाहर करना है, अभी बता रहे हैं आपको, तो कांस्टेंट को कैसे बाहर करते हैं, 1 बाई t dt, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई a t का इंटीग्रेशन 1 बाई dt विद रिस्पेक्ट टू द t क्या होता है, 1 बाई x का log mod x होता है, यहाँ साफ सुथरा लिख दो भैया, तो log mod का x प्लस c लिख दूं, यहाँ पे बेटा 1 बाई t का इंटीग्रेशन log में mod t हो जाएगा प्लस का c। इस अप्रोच से हो, जैसे x ऊपर पहुंच के mod का x बनाया, ऐसे t ऊपर पहुंच के mod का t बनाया। अब आगे आप लिखेंगे 1 बाई a log mod t की जगह ax प्लस का b प्लस का c लिखेंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। तो ये है बेटा कि इंटीग्रेशन में
x जहां जहां बिहेव करेगा वेरिएबल की तरह, लीनियर फंक्शन ax प्लस b x की तरह बिहेव करेगा, बस x के कोएफिशिएंट a से हर बार डिवाइड करेगा। मतलब मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर बताता हूं आपको। स्क्रीनशॉट लेंगे हो गया, मतलब मैं फार्मूला को रॉ कर रहा हूं बेटा, इस पर बेस सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं इसके दो चार क्वेश्चन की बात करूं, छोटे क्वेश्चन, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, सीधे अगर लीनियर फंक्शन में इंटीग्रेशन 1/4x - 8 * dx का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप सीधे लिखिए log मॉड में लीनियर फंक्शन 4x - 8 प्लस का c डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आप इंटीग्रेशन dx अपॉन 10 - का 7x, तो आप क्या करिए, log लिखिए, सीधे लीनियर फंक्शन है 10 - 7x और डिवाइड करिए आप x के कोएफिशिएंट से, x का कोएफिशिएंट +7 नहीं है -7 है, तो -7 प्लस का c। क्लियर? अच्छा, फिर से देखिए, अगर इंटीग्रेशन 3 - 2x की पावर 4 * dx है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की जगह पे 3 - 2x सीधे लिखिए, 3 - 2x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस c, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो -2 से आप मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई ही करना था, इसको डिवाइड कर बोलना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10 माइनस का 10 प्लस का c। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि x की जगह पे लीनियर फंक्शन कैसे बिहेव करता है। क्लियर? अब दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, पहले बेसिक प्रॉपर्टी, उन पे डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई फंक्शन अगर f1x है और प्लस माइनस f2x है, इन दोनों का होल इंटीग्रेशन करना है, तो वही चीज इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, वही चीज जो आप डिफरेंशिएशन में करते आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे, f1x प्लस माइनस f2x dx का, तो इस पे कोई इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। मतलब अगर इंटीग्रेशन मैं आपसे कहूंगा x³ प्लस 1/2x + 3 * dx करिए, तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन x³ है, दूसरा 1/2x + 3 है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2x + 3 * dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 3 + 1 4 अपॉन 4, और इसका होगा log में mod 2x + 3 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2 प्लस का c। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको समझ में आ गई। क्लियर? एक बेसिक दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसको रख कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बच्चों, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर किसी कांस्टेंट का फंक्शन f(x) dx से मल्टीप्लाई है और इंटीग्रेशन करेंगे, तो कांस्टेंट को आप बाहर करिए, f(x) dx का x के रिस्पेक्ट में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे k का f(x) के रिस्पेक्ट में, तो आप k को बाहर निकालने के बाद भी डिफरेंशिएट करते थे, यू विल गेट ऑलवेज आंसर सेम। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई, तो आंसर के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही अप्लाई होगा। ये तो डेरिवेटिव का एंटी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एंटी डेरिवेटिव इस। तो इसका एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन देख लीजिए। मतलब अगर कोई आपसे कहे 3x की पावर 4 * dx का करिए, तो 3 को आप बाहर कर सकते हैं, x की पावर 4 * dx का इंटीग्रेशन करेंगे, 3x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 5, 3x to the power 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का c। क्लियर? अच्छा, लीनियर फंक्शन में भी देख लीजिए, अगर मैं कहूं आपसे कि 10 * 4x - 10 की पावर 10 * dx का इंटीग्रेशन करिए, तो 10 को आप बाहर कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके पावर को भी बाहर कर सकते हैं। अगर 2 का पावर 10 बना तो 10 को आप बाहर करिए, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करिए, 4x - 10 की पावर 10 dx, आप सीधे सीधे लिखेंगे 10 * 4x - 10 की पावर 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 11 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 प्लस का c। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 10/44 या 2 * 2 = 4, 2 × 5 = 5/22, 5/22 4x - 10 की पावर 11 प्लस का c।
तो बच्चों आज क्या रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रहा। क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसका नाम क्यों पड़ा और क्या इसके फिजिकल मीनिंग का अप्रोच है, इस पर डिस्कस किया हमने। और अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। पहले दो फार्मूले बेसिक फार्मूले डिस्कस किया, उसका एक्सटेंशन फार्मूला डिस्कस किया बच्चों। अब पार्ट 2 में आप बने रहिए, कल आपको पार्ट 2 का नया वीडियो मिलेगा जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसके बाद बाइसेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस ऐसे इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।